फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रीतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तो फ्रेंड्स, हाय, आप लोग कैसे हैं? मैंने पिछले वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का शॉर्ट लॉन्ग और उस अध्याय का एनालिसिस के साथ ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया था। अब मैं क्लास 10th का जो आगे अध्याय है वो है समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति। अब उस पर हम चर्चा करेंगे, समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति। और इनमें सबसे पहले हमें ये बात समझना होगा कि समाजवाद और साम्यवाद दोनों में क्या समानताएं या क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, अक्सर समाजवाद और साम्यवाद दोनों का यदि शाब्दिक अर्थ देखा है तो समानता ही होता है। समाजवाद और साम्यवाद दोनों समानता ही लाना चाहता है, लेकिन दोनों का राह अलग होता है। जैसे कि समझा जाए कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों भारत के क्रांतिकारी नेता ही थे, लेकिन एक चाहते थे, महात्मा गांधी चाहते थे कि हम विनम्र पूर्वक आजादी लेंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हमें आजादी लेना है तो हमें संघर्ष करना होगा, क्योंकि मांग के आजादी नहीं मिल सकता है। तो उसी प्रकार फ्रेंड्स, समाजवाद और साम्यवाद ये जो है वो दोनों का जो शाब्दिक अर्थ समानता ही है और दोनों समानता ही लाना चाहता है, लेकिन दोनों का राह अलग अलग है। दोनों चाहता है कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता हो, व्यक्ति एक दूसरे का कोई भेदभाव ना करे, लेकिन ये दोनों का राह दो रूप से है। तो दोनों का राह हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, है समाजवाद। पहले एक नजर हम समाजवाद पे डालते हैं। समाजवाद जो है, समाज व्यक्ति को महत्व देता है। समाज जो है फ्रेंड्स, वो व्यक्ति को महत्व देता है। समाज व्यक्ति को महत्व देता है। दूसरा है, समाज में असमानता को समाप्त करके समानता स्थापित करना चाहता है। समाजवाद जो चाहता है कि जो हमारे समाज में असमानता है उनको हम समाप्त करके समानता स्थापित करें। आगे है फ्रेंड्स कि असमानता को दूर करने के लिए राज्य को माना जाता है। अर्थात फ्रेंड्स कि हम असमानता को दूर करेंगे तो उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए। तो जो राज्य का रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार हम असमानता को दूर करेंगे। आगे है, ऐसा माना जाता है कि राज्य ही समाज में समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह समाजवाद का मानना है कि राज्य ही समाज में समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये किसका मानना है फ्रेंड्स? तो वो समाजवाद का। आप सही से समझने का प्रयास करें, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता के अनुसार कार्य दिए जाने तथा कार्य के अनुसार वेतन। समाजवाद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाए और उसी अनुरूप से वेतन दिया जाए। तो यहाँ पर क्या है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता के अनुसार कार्य दिए जाने तथा कार्य के अनुसार वेतन। तो क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर ज्यादा कम, यदि कोई व्यक्ति ज्यादा कम करेगा तो स्वाभाविक बात है उनको ज्यादा वेतन मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति कम करता है, ज्यादा कम किया तो वेतन कितना क्या मिलेगा फ्रेंड्स? ज्यादा। स्वाभाविक बात है कि यदि आप कोई भी काम ज्यादा कर रहे हैं, एक व्यक्ति यदि कोई कार्य करने के लिए गया है और वो पूरा दिन कार्य नहीं करता है तो उनको तो हाफ दिन का ही मजदूरी मिलेगा, और जो पूरा दिन करेगा उसे पूरा दिन का मिलेगा। तो समाजवाद कहता है कि ज्यादा जो काम करेगा उसे ज्यादा वेतन मिलना ही चाहिए। दूसरी बात कहता है कि जो कम करेगा तो उसे कम ज्यादा वेतन नहीं फ्रेंड्स,
ये समाजवाद नहीं करता है। ये कहता है कम कम जो करेगा उसको वेतन भी क्या मिलेगा, कम, अर्थात कम 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 वेतन, ज्यादा कम ज्यादा वेतन। ये समाजवाद का मानना है। नेक्स्ट है निजी संपत्ति का विरोध करता है समाजवाद। निजी संपत्ति का पूरा हमने लिखे फ्रेंड्स, जगह नहीं था, तो निजी संपत्ति का विरोध करता है समाजवाद। इसे आप समझें, आपको रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें, आप अपने से ही एक्सप्लेन कर दीजिएगा। समाजवाद जो होता है वो निजी संपत्ति का विरोध करता है। तो निजी संपत्ति का विरोध करता है समाजवाद, और निजी संपत्ति को स्वीकार कौन करता है फ्रेंड्स, तो वो पूंजीवाद करता है। पूंजीवाद जो होता है वो निजी संपत्ति को स्वीकार करता है, लेकिन समाजवाद निजी संपत्ति का विरोध करता है। खनिज संपदा पर समाजवाद का कहना है कि किसी भी खनिज संपदा पर जो है उस पर राज्य का अधिकार होता है। यदि कहीं खनिज संपदा है, कहीं पर आपका भूमि में समझे कि आपका जहां घर है अगल बगल में कोई खदान निकल गया, तो उस पर समाजवाद का कहना है कि वो स्वाभाविक रूप से वो राज्य का अधिकार होता है, वो मेरा अधिकार नहीं होता है। तो खनिज संपदा पर राज्य का अधिकार होता है। न्यायपूर्ण समाज, समाजवाद कहता है कि समाज ऐसा हो जिनमें सभी को समान न्याय मिले। समाज ऐसा हो जिसमें सभी को समान न्याय मिले। नेक्स्ट है संसाधनों का उपयोग लाभ कमाना नहीं बल्कि उनका उचित उपयोग। समाजवाद कहता है कि संसाधनों का उपयोग, कोई भी संसाधन का आप उपयोग करते हैं तो वो आप लाभ कमाने के उद्देश्य नहीं कर रहे हैं। यदि आप कोई संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो उसको लाभ कमाने का उद्देश्य करेंगे तो प्राकृतिक असंतुलन आ जाएगा। प्राकृतिक में संतुलन व्यवस्था को ठीक रखने के लिए आप मतलब ऐसा ना करें कि आप अपन अति होता है ना, किसी इसको कहेंगे कि अपना स्वार्थ में डूब जाए। बहुत लोग आज सपोज दैट माने कि कोयला का आप अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, ठीक, क्या कोयला जिस रूप में उपयोग कर रहे हैं उस रूप में बन रहा है? नहीं। तो एक दिन कोयला समाप्त हो जाएगा, आने वाले पीढ़ी भी नहीं समझ पाएंगे कि कोयला भी कभी था धरती पे। तो फ्रेंड्स अर्थात यह समझें कि संसाधनों का उपयोग लाभ कमाना नहीं बल्कि उनका उचित उपयोग। हम संसाधनों का ऐसा उपयोग करें कि हमारे आने वाले पीढ़ी भी देखें कि ये संसाधन हमारे पूर्वजों से ही, हमारे पूर्वज भी इस्तेमाल करते आए हैं और आज हम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सभी लोगों को बराबरी में लाना। समाजवाद चाहता था कि समाजवाद का वैसे भी प्रयास होता था, अथक प्रयास वो करता था कि हम समाज में सभी को बराबर में ले आए, कोई भी भेदभाव ना हो। तो यह समाजवाद का मानना था। और जस्ट इसका उल्टा हो जाता था लगभग, वो था साम्यवाद का। और उनके बाद भी कुछ 2-4 पॉइंट फैक्ट था, वो यहाँ पर हम लिख दिए। जस्ट इसका विपरीत चलता था। जितना हम यहाँ पॉइंट डिस्कशन किए उसका जो विपरीत चलता था वो चलता था साम्यवाद। इसीलिए हम साम्यवाद का हर पॉइंट को ड्रिल नहीं किए हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट को हम ड्रिल कर रहे हैं जो साम्यवाद का। तो साम्यवाद मानता था, यहाँ पर ज्यादा हम लिखे नहीं फ्रेंड्स, साम्यवाद मानता था कि समाज में 2 वर्ग है। साम्यवाद मानता था कि समाज में 2 वर्ग है। तो कौन कौन? एक उच्च वर्ग जिसको हम अमीर बोलते हैं, दूसरा निम्न वर्ग जिसको गरीब कहते हैं, या फिर इस रूप में समझे शोषण वर्ग और शोषित। मतलब अमीर वर्ग जिसको शोषण करता है और शोषित वर्ग गरीब। शोषण वर्ग और शोषित वर्ग या अमीर वर्ग या गरीब वर्ग। साम्यवाद मानता था कि हमारे समाज में 2 वर्ग है, अमीर और गरीब। नेक्स्ट है ये साम्यवाद चाहता था कि राज्य हमें कुछ नहीं दे सकता है। राज्य अमीरों को ही अमीर बना सकता है, गरीबों को गरीबी की ओर ले जा सकता है। इसीलिए राज्य को समाप्त कर दूं और अपनी कानून व्यवस्था को कायम करूं। तो साम्यवाद कहता था कि राज्य को समाप्त कर दो। वो राज्य का जो कानून था उनको वो उतना मानने के लिए तैयार नहीं था, वो साम्यवाद। आगे है कि शोषण एवं शोषित। ये साम्यवाद कहता था कि शोषण करने वाले जो वर्ग था जिसको हम अमीर बोलते थे एवं शोषित वर्ग जिसे हम गरीब कहते थे, कि दोनों के बीच क्रांति होना जरूरी है। अमीरी और गरीबी के बीच अर्थात शोषण वर्ग और शोषित वर्ग के बीच क्रांति होना जरूरी
है और वो क्रांति होगा तो जीतेगा शोषित वर्ग। क्यों जीतेगा? क्योंकि फ्रेंड्स जो साम्यवाद में जो हम बता रहे हैं आपको कि शोषण वर्ग और शोषित वर्ग में, अर्थात शोषण वर्ग जिसे हम अमीर वर्ग कहते हैं वो कम था, अल्प मात्रा में था, लेकिन उसके पास सभी सुविधा था। लेकिन शोषित वर्ग था, अधिक मात्रा में था, अधिक संख्या में था, लेकिन उसके पास उतना साधन सुविधा कुछ भी नहीं था। तो इसका कहना था कि शोषण एवं शोषित के बीच टकराव जरूरी है, जिसको हम लोग क्रांति कहते हैं। और क्रांति होगा तो क्रांति में शोषित का जीत होगा, क्योंकि शोषित वर्ग ज्यादा है। हम ज्यादा लिखे नहीं फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट को सही से समझें। आगे है कि जब शोषित जीत जाएंगे तब क्या आ जाएगा? समानता। अर्थात जहां पर अल्पसंख्या में अमीरी लोग है और अधिक संख्या में गरीबी है, और गरीबी लोगों के पास कुछ साधन सुविधा नहीं है फ्रेंड्स, और जब क्रांति हुआ तो शोषित वर्ग यदि जीता, गरीब वर्ग जीतेगा, तब क्या आ जाएगा? तब सब व्यक्ति क्या आ जाएगा? बराबर में आ जाएगा, समानता में आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसका मानना था यहां पर दो वर्ग हो जाता है, समाज। देखिए समाज, यहां पर फिर से हम एक बात फिर लिख रहे हैं, समाज और साम्यवाद वेतन कार्य के अनुसार मिलना चाहिए, ये एकदम ठीक कहता है। वेतन कार्य के अनुसार मिलना चाहिए, और समाज कहता है जैसे कि ज्यादा कम तो ज्यादा वेतन और कम कम तो कम वेतन, समाज ये कह रहा है। लेकिन साम्यवाद कहता है वेतन कम के अनुसार नहीं, वेतन आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिए। जो समाज कहता है कि वेतन कार्य के अनुसार मिलना चाहिए, लेकिन साम्यवाद कहता है वेतन कार्य नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिए। जिनको जितनी आवश्यकता है उसको उतना ही वेतन मिलना चाहिए, ये साम्यवाद कहता है। और आर्थिक स्थिति में समानता। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि रूसी क्रांति, इसको भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेते हैं एक्सप्लेन, क्योंकि आप समाजवाद साम्यवाद, मेरे विचार से इस पर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किए हैं। आप लोग को कॉन्सेप्ट सही समझ में आ गया होगा आप लोग। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं रूसी क्रांति। रूसी क्रांति 1917, समाजवाद और साम्यवाद के बाद आता है रूसी क्रांति। मैंने लिखा भी है समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति मतलब रूस में जो क्रांति हुआ तो उसका कुछ तो कारण रहा होगा। तो रूस में जो क्रांति हुआ इसका कारण इस प्रकार था फ्रेंड्स कि जार, वहां के राजा को जार कहा जाता है। तो जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन व्यवस्था, जार की निरंकुश एवं अयोग्य, जिसका योग्य ना हो, अयोग्य शासन व्यवस्था, वहां पर 1894 में जार निकोलस द्वितीय, 1894 में जो जार निकोलस द्वितीय था वो और अधिक निरंकुश था। आगे है कृषकों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति, कृषकों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। वहां पर क्या हुआ था, कृषक एवं मजदूर का स्थिति बहुत खराब हो गया था, क्योंकि वहां पर हो रहा था कि समय पे वर्षा ना हो रहा है और सरकार को कर देना पड़ रहा है, सरकार कर के लिए दबाव डाल रहा है। तो इस स्थिति में क्या हुआ था, कृषक एवं मजदूरों का स्थिति दयनीय हो गया था। नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण की समस्या। वहां पर आप समझें तो भारत से, जो हमारे देश भारत है उससे जो है रूस 6.2 गुना, अर्थात हम 6 भारत मिलाएंगे तो एक रूस का निर्माण होगा, तो 6.2 गुना बड़ा था। और 1910 के आसपास वहां पर उतनी बड़ी देश में लगभग 1000 ही कंपनी था। 1910 के आसपास मात्र फ्रेंड आप समझें कि उतनी बड़ी देश में जो भारत से 6 गुना बड़ा हो, 6.2 गुना,
और वहां पर मात्र 1000 लगभग की संख्या में कंपनी हो। तो औद्योगिकरण की तो समस्या है, और उद्योग नहीं रहेगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो समझ सकते हैं कि आंदोलन तो होना स्वाभाविक बात है। नेक्स्ट आता है कि विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाओं में क्या है कि रूस युद्ध लड़ा क्रीमिया के साथ। क्रीमिया और रूस के बीच युद्ध हुआ। पहला युद्ध जब क्रीमिया और रूस के बीच में हुआ तो रूस का बुरी तरह पराजित हो गया। दूसरा पुनः युद्ध लड़ा जापान के साथ 1904-05 में। रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ। यहां भी रूस की बुरी तरह पराजित हुआ। युद्ध तो कर रहा है लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रहा है, जिनके कारण जनता जो था राज्य का राजकोष खाली होते जा रहा है। जनता गरीबी भुखमरी का शिकार हो रहा है और युद्ध में हमेशा हार का ही सामना करना पड़ रहा है। तो क्या था फ्रेंड्स, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। आगे आता है रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव। उसी समय हो गया कार्ल मार्क्स का उदय होता है। कार्ल मार्क्स का अर्थात वही हम लिखे हैं रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव। नेक्स्ट है तत्कालिक कारण कुछ बना। वहां पर तत्कालिक कारण यह हुआ कि जब रूस और जापान के बीच फ्रेंड्स, रूस और जापान के बीच रूस और जापान के बीच रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था 1904 से 5 में। तो गरीबी भुखमरी तो आ गया। वहां का गरीबों ने रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। तो वहां की सेना ने उन मासूमों पे, उन निहत्थों पर अंधाधुंध गोली चलवा दी। और वो था 9 जनवरी 1905 का दिन, और वो रविवार था। तो वहां पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि खूनी रविवार किसे कहते हैं। तो यहाँ पर खैर अभी उसको पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं कि तत्कालिक कारण क्या हुआ कि जब 1904-05 में जापान और रूस का युद्ध हुआ तो रूस बुरी तरह पराजित हो गया। वहां के लोगों ने रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, और लोगों ने, वहां की सेना ने अंधाधुंध गोली चलवाई, जिसके कारण जनता में आक्रोश भड़क गया और क्रांति कर डाला। और आगे आता है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। पुनः प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वहां भी रूस का पराजय हुआ, जिसके कारण वहां पर इसका जो हुआ रूसी क्रांति का ये कारण हुआ। और एक टॉपिक को मेरा माइंड से उतर गया था फ्रेंड्स, यहाँ पर है रूसीकरण की नीति। इसका नीति क्या था रूसीकरण का? रूसीकरण का नीति था कि वहां पर बहुत सारे संप्रदाय के लोग थे। तो सलाव जाति का जो था वो बहुसंख्यक में था 1917 के आसपास। 1917 के आसपास सलाव बहुसंख्यक में था। और यहां पर लिखे भी है अल्प में था फिन, पोल, जर्मन और यहूदी। 1917 में सलाव था बहुसंख्यक में, सलाव था बहुसंख्यक में, और फिन, पोल, जर्मन, यहूदी था अल्पसंख्यक में। वहां पर क्या करने लगा, वहां का जार बहुसंख्यकों का रीति रिवाज, भाषा, सभी को, जितना भी अल्पसंख्यक था उसके ऊपर भी बहुसंख्यकों का भाषा, रीति रिवाज लादने का प्रयास किया। तो उनको लगा कि हमारे जो धर्म खतरे में है, जिसके कारण रूसीकरण की नीति के कारण भी एक ये परिणाम हुआ कि रूसीकरण क्रांति का एक कारण ये भी रहा कि रूसीकरण की नीति। आगे आता है फ्रेंड्स परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जार का शासन का अंत, जो निरंकुश शासन चल रहा था जार का, वो अंत हो गया। उसके बाद सरदार वर्ग का उदय हुआ। तीसरा हुआ रूस का विश्व शक्ति में उदय।
रूस एक अच्छा खासा राष्ट्र बनकर के उभरा और क्या हुआ, रूस का विश्व शक्ति में उदय हुआ, साम्यवाद का प्रसार हुआ, जर्मनी से संधि हुआ और कृषक व मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ। जो जो कमियां था फ्रेंड्स यहां पर उसका प्रॉब्लम सॉल्व होते गया परिणाम में, और विश्व दो गुटों में बढ़ गया। रूस यहां था जो विश्व दो गुटों में बढ़ गया, एक और अमेरिका हो गया, दूसरा और आपका ये रूस। तो फ्रेंड्स इतना ही रूसी क्रांति का कारण और परिणाम आपके सामने है। आप इन्हें बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा है, व्हाइट बोर्ड पे आप देख भी सकते हैं और मैंने इसका एक्सप्लेन भी कर दिया। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में इतना ही। रूसी क्रांति जो था, समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति, इसका हम एक्सप्लेनेशन कर दिए। अब आपका जो इनमें कुछ टॉपिक है उनको डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर जब एनालिसिस करेंगे उस पर हम डिस्कशन कर देंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आप लोग एंजॉय के साथ वीडियो देखिए, अपना पढ़ाई जारी रखिए और लॉकडाउन में घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।